बातें चल रही थी उस आदमी के बारे में जो मरते हुए इंसान को जिंदा कर गया। वो आदमी जो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को भी मात दे गया। लेकिन इस भीड़ में एक आदमी था, काली पोशाक और लंबी दाढ़ी में, और जब उसे इस बात की खबर पड़ी, उसकी भौहें खिंच गई। ये बूढ़ा आदमी ऐसे कई लोगों को जानता था जो मरे हुए इंसान को भी मौत के मुंह से बाहर निकालना जानते थे, लेकिन वो लोग अपने खुद के ही चिकित्सा के हाथों बहुत सालों पहले अपनी जान गंवा बैठे थे। काली पोशाक पहना आदमी आसपास के लोगों से पूछता है, तो अब कहाँ गया वो मसीहा डॉक्टर? और जब उसे राजघराने का पता मिलता है तो अंदर से उसकी रूह कांप जाती है। वहीं दूसरी तरफ हवा की गति से गाड़ी राजघराने पर पहुंचने ही वाली थी। राजकुमारी दिया के चेहरे पर खूबसूरती के साथ ही बहुत खुशी दिख रही थी। भृगु भी अपने हाथ में 2000 के कई नोटों की गड्डी को दबाए हुए था और सोच रहा था कि अब वो अपनी होने वाली पत्नी को क्या क्या खरीद के देगा। गाड़ी राजघराने के मुख्य दरवाजे के पास आकर रुकती है। द्वारपाल दरवाजा खोलते हैं। गाड़ी अंदर प्रवेश करती है। यहाँ हर एक कोने में कई कई पहरेदार थे। पूरा महल खूबसूरत चीजों से सजा हुआ था। अलग अलग किस्म की दुर्लभ प्राचीन वस्तुएं और तस्वीरें महल की शोभा बढ़ा रही थी। भृगु की तो नजरें ही नहीं हट पा रही थी। कुछ देर बाद वो सभी मुख्य कक्ष में चले जाते हैं। वहां एक बहुत ही बुजुर्ग औरत लेटी हुई थी जो अपने आखिरी पल गिन रही थी। उस कक्ष में उनके बड़े बेटे राठौड़ साहब और शहर के बहुत ही प्रतिष्ठित डॉक्टर साहब पहले से ही मौजूद थे। उन सभी को वहां मौजूद पाकर राजकुमारी दिया राठौड़ और मोहन दरवाजे के पास ही रुक गए। भृगु उनके ठीक पीछे खड़ा था। राठौड़ साहब ने सवाल किया, डॉक्टर साहब, कोई और तरीका नहीं है इन्हें ठीक करने का? डॉक्टर साहब ने जवाब दिया, ये एक दुर्लभ किस्म की बीमारी है। इनकी उम्र भी इतनी ज्यादा है, इसलिए मैं कुछ ठीक ठीक कह नहीं सकता। मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ राठौड़ साहब, लेकिन इस वक्त इनके जीने की सिर्फ 10% उम्मीद है। इसलिए इलाज शुरू करने से पहले मैं आपकी अनुमति चाहता हूँ। राठौड़ साहब ने निराशा से कहा, विदेश के बड़े से बड़े डॉक्टर पहले ही हार मान चुके हैं। आप हमारे लिए आखिरी उम्मीद हैं डॉक्टर साहब, आप इलाज शुरू कीजिए। डॉक्टर साहब ने इलाज की प्रक्रिया शुरू कर दी। राजकुमारी दिया ने कहा, पिताजी, मेरे साथ मेरे एक दोस्त आए हैं जो दादी साहब की बीमारी का इलाज कर सकते हैं। अगर आप कहें तो। बेटी दिया, आप ज्यादा परेशान ना हो। डॉक्टर साहब दादी साहब के इलाज के लिए ही आए हैं और अभी ये जो भी कर रहे हैं उसमें इनका ध्यान ना भंग किया जाए। राठौड़ साहब ने उत्तर दिया। राजकुमारी दिया राठौड़ ने सोचा कि इस मुश्किल घड़ी में डॉक्टर साहब के इलाज पर भी भरोसा रखना ही चाहिए। और वैसे भी भृगु को देख के लग रहा था कि उसने जंगलों और पहाड़ों में इलाज करना सीखा है, इसलिए हो सकता है उसकी योग्यता विदेश में पढ़े लिखे डॉक्टर साहब के आगे टिक ना पाए। भृगु भी चुपचाप खड़ा हुआ, दूर से ही बिस्तर पर लेटी बुजुर्ग महिला को देखता रहा। वो बुजुर्ग महिला इतनी ज्यादा बीमार हो चुकी थी कि साधारण डॉक्टर उसका इलाज कर ही नहीं सकते थे। डॉक्टर साहब ने बुजुर्ग महिला के शरीर में कुछ सुइयां लगाई, फिर एक्यूप्रेशर की प्रक्रिया शुरू की। वो एक्यूप्रेशर तकनीक के विद्वान लग रहे थे। भृगु धीरे से बुदबुदाया, 7 स्टार एक्यूप्रेशर। डॉक्टर साहब ने भृगु की आवाज सुन ली थी और उसकी तरफ देखकर कहा, वाह, तुम्हारी नजरें काफी तेज हैं और अच्छा लगा कि इतनी कम उम्र के होते हुए भी तुम इस तकनीक के बारे में जानते हो। ये 7 स्टार नीडल तकनीक एक ब्रह्मास्त्र है जो तूफान को चीर कर मरीज की जान बचा सकती है। डॉक्टर साहब भृगु को देखकर मुस्कुरा दिए। उनके लिए यह बहुत ही आश्चर्यजनक था, क्योंकि देश में इस तकनीक को अब न पढ़ाया जाता था और न ही कोई इस तकनीक का इस्तेमाल करता था। पर तभी भृगु ने कहा, डॉक्टर साहब, वैसे बुरा न मानिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी तकनीक में कुछ कमी रह गई है। इस तरीके से तो दादी साहब का बचना मुश्किल लग रहा है। डॉक्टर साहब ने चिढ़कर अब भृगु के हुलिये पर अपनी नजर दौड़ाई और कहा, क्या बकवास कर रहे हो? ये तकनीक हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली है। तुम जैसे झोला छाप डॉक्टर इसे कभी नहीं समझ पाओगे। राठौड़ साहब ने भी बाहें सिकोड़ ली, क्योंकि डॉक्टर साहब को उन्होंने बड़ी मुश्किल से बुलाया था। उन्होंने राजकुमारी दिया से कहा, दिया बेटी, आपके दोस्त से कहो कि बड़ों की इज्जत करना सीखे और चुप हो जाए। उनका गुस्सा कह रहा था कि अगर भृगु दिया राठौड़ के पीछे नहीं खड़ा होता तो अब तक धक्के मार के निकलवा दिया गया होता। दिया ने भी एक कदम पीछे लेते हुए
भृगु के हाथों को खींच के पकड़ा ताकि वो फिर से किसी को नाराज न करे। यूं राजकुमारी की पकड़ से भृगु को अपनी बेइज्जती का एहसास हुआ और उसका मन उदास हो गया। उसके गुरु ने उसे बताया था कि अक्सर सांसारिक लोग जब खुद परेशान होते हैं तो वो दूसरों का अपमान करने से खुद को रोक नहीं पाते। भृगु ने झट से अपने हाथ को राजकुमारी के हाथ से छुड़ाया और जोर से कहा, कोई बात नहीं राजकुमारी, क्योंकि यहाँ पहले से ही एक विद्वान डॉक्टर हैं तो मुझे यहाँ और रुकना नहीं चाहिए। भृगु ने उत्तर दिया और इसके बाद भृगु वहां से निकल गया। जाते हुए उसने राजकुमारी द्वारा दिए हुए पैसे भी वहीं एक मेज पर रख दिए। पर राजकुमारी दिया को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वो भृगु को रोकने के लिए उसके पीछे आई। हेलो, रुकिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। डॉक्टर साहू एक मजे हुए डॉक्टर है, वो कुछ गलत नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि आप मेरे साथ आए हैं तो मैं आपको इस तरह से जाने नहीं दे सकती। और फिर राजकुमारी दिया ने भृगु के हाथ में दोबारा उन पैसों को रखने की कोशिश की। नहीं, मैं ये नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने आपकी दादी का इलाज नहीं किया है। काश मैं आपकी मदद कर पाता। इतना कहकर भृगु ने अपनी नजरें राजकुमारी से दूर हटाई और वहां से चला गया। राजकुमारी ने उसे फिर से आवाज लगाई, लेकिन मोहन ने उन्हें रोक लिया और कहा, राजकुमारी जी, जाने दो उसे, घमंड कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है इसके दिमाग में। राजकुमारी दिया को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो अपनी दादी सा के पास लौट आई। जैसे ही वो अंदर गई, उन्होंने देखा कि दादी सा उठ खड़ी हुई है। ये देख राजकुमारी दिया खुशी से ताली बजाने लगी। ये साफ था कि डॉक्टर साहू ने अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप काम किया है। वो सच में एक विद्वान डॉक्टर है। राठौड़ साहब ने भी जोश से अपनी मुठ्ठियां भींच ली और घोषणा की कि आज रात राजमहल में एक शानदार दावत का आयोजन किया जाएगा। उम्मीद है डॉक्टर साहू को ये पसंद आएगा। डॉक्टर साहू ने मुस्कुरा के शुक्रिया अदा किया। राजकुमारी भी अपनी दादी सा के कोमल गालों पे हाथ फेरने लगी। उसने कहा, दादी सा, आपने तो इन दिनों हम सबको डरा ही दिया था। दिया ने फिर पूरी कृतज्ञता से कहा, अगर डॉक्टर साहू न होते तो पता नहीं क्या होता। लेकिन तभी दादी सा की जबान लड़खड़ाने लग गई और वो कोमा में चली गई। ये पहले से भी अधिक गंभीर स्थिति थी और पूरा परिवार बुरी तरह से डर गया। डॉक्टर साहू ने दोबारा चेक किया, पर इस बार उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने 7 स्टार तकनीक को पहले भी आजमाया था, पर पता नहीं क्यों आज वो असर नहीं कर पाई। दादी सा की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। इसका मतलब उस तकनीक में कुछ तो कमी रह गई थी। राजघराने के एक सदस्य को यूं अपने सामने मरते हुए नहीं देखना चाहते थे डॉक्टर साहब। इसलिए उन्होंने घबराते हुए कहा, जाओ उस आदमी को ढूंढ के ले आओ। ये सुनकर राजकुमारी दिया को भी बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने कहा, अब तक तो वो बहुत दूर चले गए होंगे, अब कैसे उन्हें ढूंढेंगे। पर राठौड़ साहब ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वो भृगु को पाताल से भी ढूंढ कर ले आए और कुछ ही देर में पूरा शहर भृगु को ढूंढ रहा था। इसी बीच चौहान फैमिली, जो कि शहर की दूसरी सबसे ताकतवर और संपन्न फैमिली थी, रविवार के दिन अपने बगीचे में सुनहरी धूप का आनंद ले रही थी। मिस्टर चौहान बगीचे के फूलों की तारीफ कर रहे थे। उनके साथ एक बेहद खूबसूरत लड़की थी जो रिश्ते में उनकी पोती थी और उसका नाम था उमा। उमा की चमड़ी दूध से भी ज्यादा सफेद थी और फूलों के इस बगीचे में वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उमा ने अपने दादाजी से कहा, दादाजी, अपनी कंपनी के सभी इंटरनल मामलों की रिपोर्ट आ गई है। उमा, तुम चौहान फैमिली का एक मजबूत स्तंभ हो। अगर तुम न होती तो मैं इतना सुकून से रह ही नहीं पाता। कुछ सालों में ही इस कंपनी की बागडोर पूरी तरह से तुम्हारे ही हाथों में होगी। ऐसा कह के मिस्टर चौहान मुस्कुराए और अपनी पोती को गर्व से देखा। पोती उमा ने भी कहा, हाँ, लेकिन फिर भी आपको रोज मेरे साथ ऑफिस चलना ही होगा। आपको मैं यूं ही छुट्टी नहीं मारने दूंगी। मिस्टर चौहान ने अब थोड़ी गंभीरता के साथ कहा, देखो माँ, तुम्हारे भाई अभी भी उतने सक्षम नहीं हुए, इसलिए भविष्य में तुम्हें ही सब कुछ संभालना है। उमा समझदार और आत्मविश्वासी लड़की थी और मिस्टर चौहान उसकी नेतृत्व करने की क्षमता को कंपनी की ताकत बनाना चाहते थे। वो बहुत ही कम उम्र में कंपनी की डायरेक्टर बन गई थी और साथ ही सब लोग उसे इस शहर की सबसे शक्तिशाली महिला का दर्जा भी देते थे। उसका आत्मविश्वास उसकी बाहरी सुंदरता को और भी बढ़ाता था। शादी की उम्र हो जाने के बाद तो देश भर के हजारों योग्य लड़के उसके दीवाने थे। तभी एक सेवक आया और मिस्टर चौहान से बोला, साहब, द्वार पे एक लड़का आया है और वो कह रहा है कि वो शादी का प्रस्ताव लेकर आया है। ये बात सुनकर
उमा जोर से हंस दी और बोलने लगी, एक और रिश्ता, और वो भी सीधा घर के दरवाजे पर आकर। कोई सरफिरा होगा, उसे कह दो जाए यहाँ से, क्योंकि हम अपना मनोरंजन खुद ही कर लेते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। ये सुन के सेवक जाने लगता है, लेकिन तभी सेवक के पीछे फटे पुराने कपड़े पहना हुआ भृगु घूमता हुआ अंदर गार्डन में आ जाता है, और उसे देखकर न जाने क्यों मिस्टर चौहान को कुछ याद आता है। तभी उमा भृगु का मजाक बनाते हुए जोर से पूछती है, ओह हेलो, किसने भेजा है तुम्हें? भृगु की आंखें तो पहले से ही प्रेम से भरी हुई थी। बड़ी नम्रता से चलकर वो उमा के पास आता है और कहता है, मेरे गुरु ने मुझे यहाँ भेजा है, एक वादे के साथ। वादे के अनुसार मेरा विवाह इस परिवार की किसी हमउम्र महिला से होना चाहिए। मिस्टर चौहान ये सुनकर सबसे ज्यादा चौंक जाते हैं। उमा जो पहले मजाक बनाते हुए हंस रही थी, अपने दादाजी को यूं सख्त होते देख कहती है, दादाजी ये क्या कह रहा है? उमा ने झल्लाते हुए पूछा। मिस्टर चौहान ने गंभीरता के साथ पुराने दिनों को याद करते हुए कहा, यह उन दिनों की बात है जब मैं बहुत आर्थिक परेशानियों से गुजर रहा था, और मेरे सबसे बुरे दिनों में मुझे एक विद्वान का मार्गदर्शन मिला था, जिसकी बदौलत हम आज इस मुकाम पे पहुंचे। उस वक्त मैं एक जवान युवक था, और वो जमाना भी कुछ और था। उनकी दयालुता का एहसान चुकाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने उनके हवाले एक विवाह अनुबंध किया था, जिसके तहत उनके परिवार का कोई सदस्य हमारे परिवार से शादी कर सकता है। इतने साल बीत गए, मैंने उस अनुबंध को एक मजाक समझ के भुला दिया था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये एक दिन हकीकत बनकर खड़ा हो जाएगा। उमा को अब भी ये सब मजाक लग रहा था। उसने व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराते हुए कहा, इस तरह के अनुबंध वाले विवाह अब पुराने हो गए हैं, और क्या आप भूल गए कि मेरे लिए देश भर से एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे हैं? ऐसे में मैं इस भिखमंगे से कैसे शादी कर सकती हूँ? ये बात भृगु के कानों में पड़ी, और उसकी उम्मीदें किसी पत्थर लगे शीशे की खिड़की की तरह बिखरने लगी। उसके हाथ में बाजार से खरीदी हुई छोटी छोटी चीजों के काफी सारे उपहार थे, जो अब उसके हाथ से सरकते जा रहे थे। मिस्टर चौहान ने अब आगे बढ़ के जोशीले तरीके से भृगु का स्वागत किया, और ये देखकर उमा के मुंह से डर और दर्द से भरी एक आह निकल गई। यूं ही एक पल में उसके भाग्य यूं बदल जाएंगे, ये उसने कभी सपने में भी सोचा नहीं था, और ना ही उसने कभी उम्मीद की थी कि उसका होने वाला पति यूं फटे और मैले कपड़ों में उसके घर आएगा। क्या भृगु के विवाह प्रस्ताव को चौहान परिवार स्वीकार कर पाएगा? जानने के लिए सुनिए मसीहा डॉक्टर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट